नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, चुनाव का मौसम शुरू हो गया है और पिछले अगले 2 महीने यानी 60 दिन तक ये मौसम चलेगा। इसमें क्या क्या होता है हमें देखना है। परसों 2-3 दिन पहले की बात है कि एक दोस्त ने पूछा, यार ये तो कांग्रेस में था, ये कब समाजवादी पार्टी में चला गया, ऐसा मुझे एक सवाल पूछा। तो मैंने बोला, यार ये सवाल कैसा है, ये तो पार्टी बदलने का मौसम है। चुनाव का मतलब क्या होता है? अगर मैं जिस पार्टी में सालों से हूँ, वो पार्टी मुझे अगर चुनाव के लिए टिकट नहीं देती तो पार्टी छोड़ने का सबसे अच्छा मौसम तो चुनाव का होता है। तो इसलिए कौन किस पार्टी में है ये आज पूछने का समय नहीं है। आपको अगर जानना है कि ये किस पार्टी में है भैया, तो रुको, ये सवाल आज मत पूछो या इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश मत करो। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 10 मार्च तक। 10 मार्च तक क्यों? 10 मार्च को वोट की गिनती होने वाली है और उस वक्त पता चलेगा कि कौन किस पार्टी का एमएलए बना या कौन किस पार्टी से हार गया। इसके लिए हमको 10 मार्च तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मौसम ही है। अब हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, विचारधाराएं जो होती है, इसका कोई मतलब नहीं रहा है। इसका कोई मतलब नहीं रहा है। हाँ, आप एक पार्टी को शायद वोट दे सकते हो, आपको लगता है कि ये पार्टी बढ़िया है, इसका जो मैनिफेस्टो है अच्छा है, इसकी विचार अच्छे हैं, इसके नेता अच्छे हैं, इसलिए आप अगर उनको वोट देना भी चाहते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे चलकर चुना हुआ जो नुमाइंदा है वो उसी पार्टी में रहेगा। किसी मोर्चा हो या अलायंस हो, उसको आप वोट दोगे कि भाई ठीक है, मैं तो इसको नहीं मानता, फिर भी मैं जिस पार्टी को मानता हूँ, जिस नेता को मानता हूँ, इसके साथ ये इंसान, ये उम्मीदवार या ये पार्टी है, तो मैं इसको वोट दूंगा। तो चुनाव रिजल्ट के बाद वो पार्टी उसके साथ रहेगी, उसकी कोई गारंटी आज नहीं है। आपको याद होगा 2 साल पहले महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो चुनाव होने तक शिवसेना तो बीजेपी के साथ थी और बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को हराया था। कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों पार्टियां मिलकर 100 सीटें भी नहीं ला सकी और बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर 160 से ज़्यादा सीटें जीती थी। फिर भी आज हम देखें तो बीजेपी अपोजिशन में बैठी है और उनके साथ जिसने चुनाव लड़ा था वो शिवसेना, दोनों कांग्रेस को लेकर सत्ता में बैठ गई है। इसलिए कौन पार्टी किसके साथ है, किस पार्टी का आइडिया क्या है या उनका टारगेट क्या है, ये हमको पता नहीं है। चुनाव के बाद वो पता चलेगा, यानी वोट गिनती के बाद उसका पता चलेगा। इसलिए कौन नेता किस पार्टी में है, वो पार्टी किस अलायंस में है, वो अलायंस और किसी के साथ क्या करने वाली है, ये जिसको मालूम नहीं होता उसका नाम वोटर है, मतदाता है। हम लाचार है। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा लाचार कोई है। मुझे अजीब लगा जब चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था चुनाव के टाइम टेबल की, उस वक्त उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव रो रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, बीजेपी के पास तो ज़्यादा चंदा है, करके रो रहे थे। मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि जो असल में लाचार अगतिक है, जो फंसाया जाता है हर चुनाव में, वो तो मतदाता है और फंसाने वाला रो रहा है, फंसाने वाला रो रहा है। अब मुझे बोलिए कि आपने अखिलेश ने 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया था। दोनों इकट्ठा होकर स्टेज पर खड़े होते थे और मतदाताओं को बोलते थे कि ये तो हमने बहुत समय तक चलने वाली अलायंस है, गठबंधन है, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम एक साथ रहेंगे।
ऐसे लोकसभा चुनाव के प्रचार में दोनों बोलते थे, मायावती भी बोलती थी, अखिलेश भी बोलता था। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आया और 2 महीने बाद मायावती ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कभी उन्होंने ज़रूरी समझा कि भाई मैं अगर गठबंधन से 10 MP चुनकर लाई हूँ तो कम से कम ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मतदाताओं को बताओ कि अखिलेश से क्यों बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है, कैसे बिगड़ा है, उनसे अलग, गठबंधन से अलग होने का कारण क्या है। मायावती ने आज तक नहीं बताया, ना तो अखिलेश ने बताया। अच्छा, एक बात है, अखिलेश का कुछ फायदा नहीं हुआ था, उनके 5 MP थे, 5 ही MP रहे, खुद की उनकी बीबी हार गई चुनाव, फिर भी अखिलेश ने गठबंधन नहीं तोड़ा, गठबंधन तोड़ा मायावती ने। लेकिन मायावती को ज़रूरी नहीं लगा कि भैया कम से कम हम जवाब दें मतदाताओं की, कि मतदाताओं को कहे कि हम अखिलेश से क्यों अलग हो रहे हैं, कारण क्या था। नहीं, महाराष्ट्र में शिवसेना को ये ज़रूरी नहीं लगा कि भाई हम तो अलायंस करके लोगों के सामने गए थे, दोनों कांग्रेस को सत्ता के बाहर बिठाने के लिए हमें वोट दो, ये समझा, ये कहते कहते हम लोगों से वोट मांग रहे थे, और आज वही 2 कांग्रेस पार्टियों को हम सत्ता में लाकर बिठा रहे, तो क्यों बिठा रहे। हाँ, हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये तो शिवसेना ने वोटर को नहीं बताया था। जिस वोटर ने शिवसेना को 2019 में वोट दिया, उनके सामने शिवसेना ये कहते नहीं गई थी कि हमको तो चीफ मिनिस्टर चाहिए शिवसेना का और इसलिए वोट दो। ये तो शिवसेना ने नहीं कहा था। हाँ, शिवसेना बार बार कह रही थी कि दोनों कांग्रेस को, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इनको सत्ता से बाहर बिठाना है, इसलिए हमें वोट दो, ये शिवसेना भी कहती थी। तो बाद में दोनों कांग्रेस को सत्ता में लाकर बिठाने का काम अगर शिवसेना करती है तो कम से कम उनकी इतनी तो जवाबदेही बनती है कि भाई मतदाताओं को बोले कि हमने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा और कांग्रेस का साथ क्यों पकड़ा। हाँ, अगर आप बोलते हो कि अमित शाह झूठ बोले, बीजेपी झूठ बोल रही है, ठीक है, तो आपने चुनाव की कैंपेन में लोगों को ये क्यों नहीं बताया था कि हम बीजेपी के साथ इसलिए कि बीजेपी ने हमें आधे समय के लिए 2-2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टरशिप का वादा किया है। ये तो शिवसेना ने चुनाव के समय किसी को नहीं बताया था। तो इसमें चीटिंग किसने किया? चीटिंग अमित शाह ने किया कि मालूम नहीं, चीटिंग शिवसेना ने किया, और ये चीटिंग तो हर पार्टी करती है। तो इसलिए आज अगर हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो इसमें जो कोई उसमें नुमाइंदा बनकर, उम्मीदवार बनकर लोगों के सामने जा रहा है, तो आगे चलकर वो कहाँ रहेगा, किस साइड में रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और ना हम उसकी कॉलर पकड़ सकते हैं कि भैया हमने तो आपको वोट दिया था, वो कांग्रेस के खिलाफ दिया था, भैया हमने तो आपको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, आप अब बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हो, ये तो हम नहीं पूछ सकते। तो इस चुनाव जो होता है डेमोक्रेसी में, इसमें सबसे लाचार तो हम लोग हैं, मतदाता है जो लाचार बनते। हाँ, हमको अभी देखिए कि शिवसेना ने जो कुछ किया उसका समर्थन यहाँ के सब लोग करेंगे, बुद्धिजीवी करते कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बेशर्मों को ये पता नहीं होता कि आप भी शिवसेना का समर्थन करते हुए जनता के साथ दगाबाजी कर रहे हो, वोटर के साथ दगाबाजी कर रहे हो। हाँ, अगर कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ एमएलएस थे, उनको रिजाइन करने को बोला, इस्तीफा देने को बोला, वो बात अलग थी, वो फिर से वोटर के पास गए। देखिए, कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ कांग्रेस के एमएलए इस्तीफा देकर बाहर निकले, लेकिन वोटर के सामने फिर से गए। शिवसेना के जो 56 एमएलए है, उसमें से कोई भी वोटर का सामना नहीं कर पाया है, नहीं करना चाहता है। क्या शिवसेना आज बोल सकती है कि चलो हमारे 56 एमएलए हम रिजाइन करते और कांग्रेस के साथ जाने के लिए लोगों से वोट मांगते? नहीं। मतलब क्या है, शिवसेना ने वोटर को उल्लू बनाया है, वोटर को चीटिंग किया है, और वही तो इस चुनाव में भी होने वाला है। आज भी हमें मालूम नहीं है
कि कौन किस पार्टी में है। कल तक जो हम समाजवादी पार्टी में देख रहे थे, शायद आज उठकर उसको वहाँ टिकट नहीं मिलेगा। तो या अभी कल परसों की बात है, गोवा असेंबली के 2 एमएलए हैं, मिनिस्टर भी थे बीजेपी के गवर्नमेंट में, उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया और कांग्रेस में चले गए। यानी 5 साल 3 साल ये बीजेपी के साथ मिनिस्टर रहेंगे और अब चुनाव आ गया तो बीजेपी का छोड़कर कांग्रेस के साथ आ गए। अच्छा, ये जो आज कांग्रेस में आए फिर से समझो चुनकर आ गए, तो क्या कांग्रेस के साथ रह गए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अब इनका चरित्र बन गया है। राजनीति में एक तरीके से वोटर को चीटिंग करना, आम जनता को फंसाना, ये राजनीतिज्ञ होने का एक चरित्र बन गया है, कैरेक्टर बन गया है कि आप कितना जनता को उल्लू बना सकते हो, उससे आपकी राजनीति निर्भर है। शर्म की बात है लेकिन सच्ची है। और चुनाव का जो समय होता है वो समय तो ऐसे क्या बोलते हैं, चीटिंग का मौसम बन गया है। इसलिए मैंने उस दोस्त को बोला कि तू जो चकित हो रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुझको तय करना है और समझना है कि कौन किस पार्टी में है, तो उसके लिए रुक जाना, 10 मार्च तक कम से कम रुक जाना। 10 मार्च को पता चलेगा कौन किस पार्टी में, किस पार्टी से जीता है, इतना ही पता चलेगा। लेकिन उस पार्टी में रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों, ये हमारे भारतीय राजनीति का ये बड़ा गंदा है, लेकिन ये चरित्र बन गया। शर्म आती है बोलने के लिए कि हमारी डेमोक्रेसी अब 70 साल की हो गई, 75 साल की हो गई। लेकिन क्या यही है? मेरी उम्र अब 70 साल से आगे है और मैंने बहुत सारे पुराने ज़माने के नेता बने देखे। महाराष्ट्र में हमने बहुत सारे नेता, और राज्यों में भी मिलेंगे, कि जो उम्र निकल गई फिर भी पार्टी नहीं छोड़े, टिकट नहीं मिला नहीं छोड़े पार्टी, मिनिस्टरशिप नहीं मिली तो नहीं छोड़े पार्टी। हमारे यहाँ गणपतराव देशमुख नाम के सोलापुर जिला में एक नेता थे, 57 से लेकर 2014 तक शायद 10 या 11 बार एमएलए बने। लेकिन मिनिस्ट्री चाहिए, इसके लिए उन्होंने पार्टी कभी नहीं छोड़ी। जो 57 से लेकर 14 का मतलब क्या होता है दोस्तों? शरद पवार जितने सालों से, जितने दशकों से राजनीति में है, उनसे भी पहले गणपतराव देशमुख एमएलए चुने गए थे। लेकिन पवार देखिए कितनी बार अपना दल बदले, पार्टियां बदले, मुख्यमंत्री बनने के लिए और किस लिए। लेकिन गणपतराव देशमुख पीडब्ल्यूपी पार्टी के थे, कभी उन्होंने पार्टियां नहीं बदली। और जब समय आया तो पार्टी का जो पॉलिसी था उसके लिए मिनिस्ट्री छोड़ी भी। तो ये भी हमारे डेमोक्रेसी में होता था। आजकल तो ये समझो अजीब बात, किसी को लगेगा आश्चर्यचकित होने क्या, ऐसा भी था कि 11 बार चुनकर आया फिर भी मिनिस्टर नहीं बना और पार्टी में टिका रहा। अजीब लगेगा, किसको अजूबा लगेगा, लेकिन ये सच है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो चुनाव आ रहा है, हो रहा है, ये तो दल बदलने का मौसम है। देखेंगे क्या होता है आगे चलकर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।